बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मैट्रिक्स आईएएनएस, पोलस्ट्रैट पीपल्स इनसाइट और चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने ओपिनियन पोल किया है। ये ओपिनियन पोल बिहार के लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किए गए हैं। इसके लिए बिहार की सभी 243 सीटों पर लोगों से बात की गई। ओपिनियन पोल के आंकड़ों में मार्जिन ऑफ एरर ±3% है। ये ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज ने नहीं किया है। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है बिहार चुनाव के सबसे बड़े और फाइनल ओपिनियन पोल का। चुनाव 2025, सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी या फिर से नीतीश, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों के लिए अब से 2 घंटे के बाद प्रचार का शोर थमने जा रहा है। पहले दौर के आखिरी प्रचार से पहले एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है बिहार चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल। हम आपको 3 अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े, ओपिनियन पोल के नंबर्स और साथ ही पोल ऑफ पोल्स दिखाने जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार अब हम बिहार चुनाव का नंबर गेम शुरू करने वाले हैं। और शुरुआत सबसे पहले मैट्राइज कंपनी का सर्वे के आंकड़े से हम करने जा रहे हैं। आपके सामने मैं ये आंकड़े रखने जा रही हूं और मैट्राइज का ओपिनियन पोल का नंबर क्या कहता है? ओपिनियन पोल का नंबर यह कहता है कि एनडीए के खाते में 153 से 164 सीटें जा सकती है। महागठबंधन बहुत पीछे 76 से 87 सीटों पर सिमट सकती है। जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी अपनी मौजूदगी तक दर्ज नहीं करा पा रही। महज 1 से 3 सीटों पर प्रशांत किशोर अपना खाता खोलने में कामयाब हो पाएंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी 2020 के मुकाबले इस बार बिहार की चुनावी राजनीति में मध्यम पड़ते हुए सिर्फ 1 से 2 सीटों पर सिमट जाएंगे। अन्य के खाते में जा सकती है 4 सीटें। आप जानते हैं बिहार में वो जादुई आंकड़ा जो है वो 122 का है और ऐसे में मैट्राइज आईएनएस का ये आंकड़ा जो एक बार फिर बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार की वापसी का संकेत दे रहा है। ओपिनियन पोल का ये आंकड़ा है। प्रचार खत्म होने से पहले बिहार का ये फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। बिहार में एनडीए को बहुमत का अनुमान, ओपिनियन पोल का आंकड़ा आपके सामने 122 वो जादुई आंकड़ा है बिहार विधानसभा का। 243 कुल सीटें हैं और ऐसे में बहुमत का अनुमान मैट्राइज आईएनएस के आंकड़े में एनडीए को 153 से 164 सीटें मिलने की संभावना। महागठबंधन 76 से 87 सीट पर सिमट जाएगा और ऐसे में ये जो 153 से 164 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, तो एनडीए के जो अलग अलग 5 दल हैं, उन दलों से किस तरीके से ये सीटों का ब्रेकअप आ रहा है, ओपिनियन पोल का ये आंकड़ा क्या कह रहा है, ये नंबर देख लीजिए आप। इसमें बीजेपी के खाते में 83 से 87 सीटें जा सकती है। जेडीयू दूसरे नंबर पर रहेगी 61 से 65 सीटों के साथ। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी 4 से 5 सीटें जीत सकती है। चिराग पासवान लड़े तो 29 सीटों पर हैं, लेकिन 4 से 5 सीटें ही चिराग पासवान की पार्टी के पास जाती हुई उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के पास 1 से 2 सीटें जा सकती है। तो ये ब्रेकअप है। एनडीए जो 153 से 164 सीट पर जा सकता है ओपिनियन पोल के आंकड़े के हिसाब से, उसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी अपने आप को स्थापित करेगी। ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा बता रहा है। फिलहाल ये अनुमान है। रियल पिक्चर के लिए इंतजार 14 नवंबर का करना होगा। और इस बीच ये देख लीजिए आप जरा, महागठबंधन जो 76 से 87 सीटों पर सिमटता हुआ रुक रहा है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए 62 से 66 सीटें आरजेडी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस एक बार फिर महागठबंधन में क्या कमजोर कड़ी साबित हो रही है? फिलहाल नंबर यही बता रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 7 से 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट जाएगी। लेफ्ट पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम बेहतर प्रदर्शन करती हुई इस बार ओपिनियन पोल के आंकड़े में सीपीआई एमएल 6 से 8, सीपीआई 0 से 1, सीपीआई-एम 0 से 1 सीट उसके खाते में भी जा सकती है। और मुकेश सहनी जिन्होंने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वो भी महज 1 से 2 सीट ही हासिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर अभी तक आपने देखा कैसे एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है इस आंकड़े में। और वोट परसेंटेज का जो आंकड़ा है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एनडीए के खाते में 49% वोट परसेंटेज जाते हुए महागठबंधन के खाते में 38% वोट परसेंटेज जाते हुए आप देख रहे हैं। अन्य के खाते में 13% वोट परसेंटेज यहां पर नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर यही वो नंबर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर 2020 के नतीजों पर आप नजर डालेंगे और वहां पर अगर वोट परसेंटेज की बात की जाएगी तो मामला बिल्कुल बराबरी, बिल्कुल टाई का आप कह सकती हैं था।
क्योंकि 37% के आसपास दोनों ही गठबंधनों के खाते में वोट शेयर गया था। सिर्फ कुछ पॉइंट परसेंटेज का दोनों के बीच फासला था, लेकिन यहां मामला पूरी तरीके से पलट गया है। अब मैं आपका परिचय कराती हूं इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर चर्चा करने के लिए जो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रीति शेखर हमारे साथ जुड़ रही हैं, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं, उत्पल बल्लभ आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, एके वाजपेयी साहब प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार सौरभ प्रवक्ता जनसुराज के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही 3 खास मेहमान यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, जिसमें मनोज कुमार सिंह डायरेक्टर है मैट्राइज एजेंसी जिसने ये सर्वे किया है, इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल मौजूद हैं, और मेरी सहयोगी एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ प्रीति शेखर मौजूद है। प्रीति जी, आपको बधाई से शुरुआत की जाए क्या? ये आंकड़ा तो यही कह रहा है कि बम्पर जीत एक बार फिर से एनडीए की, और सबसे मजबूत कड़ी एनडीए के भीतर बीजेपी साबित हो रही है। प्रीति जी। जी बिल्कुल, ये ओपिनियन पोल तो हम लोगों के चेहरे पर खुशी लाने वाला ही साबित होगा, और होना भी है, ये अवश्यंभावी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे ओपिनियन पोल की जो आज बात हो रही है उसमें सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी की है बिहार के चुनाव में तो वो महिलाओं की है। क्योंकि हम पिछले किसी भी चुनाव को देख लें, चाहे पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर लें या पिछले विधानसभा चुनाव 2020 की बात कर लें, हर चुनाव में महिलाओं ने बहुत ही आगे बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। और पिछले विधानसभा चुनाव में तो लगभग 167 सीटों पर महिलाओं ने बढ़कर मतदान किया, और वो लगभग सभी की सभी सीटें हमारी एनडीए के झोली में आई। तो एक महिला होने के नाते, एक पार्टी की मतलब आप ये कह रही हैं कि महिलाओं का ये आशीर्वाद है जिसकी वजह से ये भरपूर बहुमत वाला नंबर एनडीए के खाते में आएगा। फिलहाल मैं बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। प्रीति जी, मैंने बधाई दे दी, आपने भी पूरी मुस्कुराहट के साथ खुले मन से उसको स्वीकार किया, ठीक है, लेकिन अभी ओपिनियन पोल भी 2 और एजेंसीज के आने बाकी है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। और जल्दी से आरजेडी के प्रवक्ता उत्पल बल्लभ हमारे साथ मौजूद है, जरा एक रिएक्शन उनका लेते हैं। उत्पल जी, आपका रिएक्शन आंकड़ों पर, क्योंकि यहां पर तो एक बार फिर से बिहार में नीतीश सरकार, संकेत यही है ओपिनियन पोल के आंकड़े में। देखिए, ओपिनियन पोल मैं पिछले 2 चुनाव में आप देख लीजिए, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में काफी अंतर होता है। मैं तो कहता हूं कि ये पलट सा जाता है। खैर, ये कौन एजेंसी की है, उनका क्या आधार है, ये उनका हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बिहार की बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है, और यहाँ हमारे भी पार्टी के सब लोग लगे हुए हैं बिहार में। हमें जो फीडबैक मिल रही है, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब कुछ आंकड़े मैं आपको बता दूं, हाँ। आप 2010 से उतारिए, 2010 से चलिए जब हमारी पार्टी की सबसे खराब परफॉर्मेंस थी, हाँ। हम 22 से 75 का सफर किए हैं और 80 तक का सफर किए हैं। अब वही दूसरी ओर आप भाजपा को देखिए, भाजपा आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी सबसे चमत्कारिक नेता रहे हैं भाजपा के अभी तक 2014 से। तो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के जब इमर्ज हुए एक चमत्कारिक नेता के तौर पे, तो 2015 में पहला चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा लड़ती है। उस समय 91 विधायक इनके पास थे, और 2015 में नरेंद्र मोदी जी की चमत्कारिक नेतृत्व में महज 53। आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को तो शुरू में ही नकार दिया जब इनके चरम पे हवा डोलते थे, जब कहते थे कि बयार बहता है, उसी समय, और अब तक ये पुराने रिकॉर्ड को नहीं छू पाए पिछले 2 चुनाव से। तो ये इसलिए ये ओपिनियन पोल जो है वो आपके लिए हो सकता है। बिहार की जनता ऐसी ओपिनियन पोल पे विश्वास बीजेपी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। 2015 में तो आपके पास भी नाम नीतीश साथ था ना आरजेडी के, तो उसका फायदा आपको भी मिला था, और इसी वजह से आप भी सत्ता में आए थे। तो तब से तो सर अब तक गंगा में कितना पानी बह चुका ना। एक सेकंड सर, अभी तो देखिए बहुत लंबी बातचीत है, अभी तो अन्य एजेंसीज भी है और उनके ओपिनियन पोल के आंकड़े भी है, थोड़ा तो संयम बरत कीजिए। मैं जरा सा और रिएक्शन ले लेती हूँ सर। राजीव रंजन जी को लेकर आइए। राजीव रंजन जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जो आंकड़ा है इस पर आपका शॉर्ट रिएक्शन, मैं एक छोटा रिएक्शन पहले सबसे ले लेती हूँ। राजीव रंजन जी, ओपिनियन पोल का आंकड़ा सर। ठीक है। ओपिनियन पोल्स सबके अलग अलग रुझान हो सकते हैं। इतनी बात है कि इससे एक संकेत कि एक बहुत ही बड़े अंतर से। सर आवाज बहुत खराब आ रही है, मैं इसको ठीक करवाती हूँ। राजीव जी, दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन आपकी एक बात मुझे समझ में आई है। आप कह रहे हैं कि साहब सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि इससे संकेत जरूर मिल रहा है। और कुमार सौरभ जनसुराज के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। ये जो पहला हमने नंबर दिखाया है, ओपिनियन पोल का जो पहला आंकड़ा हमने दिखाया है, उससे एक संकेत ये मिल रहा है, पीके फीके पड़ गए। कुमार सौरभ,
पीके बिल्कुल फीके नहीं पड़े हैं रुमाना जी। जब एनडीए और महागठबंधन के लोग हेलीकॉप्टर के खुलने का इंतजार कर रहे थे और साइक्लोन के थमने का इंतजार कर रहे थे, तब बिहार की सड़कों पर एक साइक्लोन मौजूद था। उसका नाम है प्रशांत किशोर और जनसुराज के कार्यकर्ता। आपको 14 नवंबर, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम जीरो जो बता रहे थे सारे लोग, अब 1 से 3 और कुछ वोट परसेंटेज देने लगे, वरना हम तो शून्य थे इनके लिए। 14 नवंबर को उत्तर बिहार में इनका कैसे सुपड़ा साफ होगा और दक्षिण बिहार में भी हम कैसे मजबूती से लड़ रहे हैं, ये हम जमीन पर है रुमाना जी। इससे पहले भी सारे जो विश्लेषक थे उन्होंने 95% कह दिया था कि 400 सीटें आएंगी, और कितनी सीटें आई वो सबको पता है। बंगाल में क्या हुआ ये सबको फिलहाल पता सहमत है। नहीं, आप सहमत नहीं है ना? आप ओपिनियन पोल के इस आंकड़े से सहमत नहीं है। ये माहौल और प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। ठीक है। मेट्राइज के देखिए यहाँ पर हमारे साथ जो मनोज जी हैं वो मौजूद हैं, उनके पास मैं लेकर चलूंगी दर्शकों को, लेकिन उससे पहले AK वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, LJPR के प्रवक्ता हैं, उनसे एक क्विक रिएक्शन। वाजपेयी सर, आपका कमेंट ओपिनियन पोल के इन आंकड़ों से आप सहमत हैं? झटका आपको भी लग रहा है? वैसे आपकी पार्टी को जबरदस्त झटका, 29 सीटों पर लड़ रहे हैं और 4 से 5 पर सिमट रहे हैं। मैं जवाब देता मैं जवाब देता हूँ। देखिए, ये जो सर्वे आपका रिजल्ट ओपिनियन पोल का दिखा रहा है, ये किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन जब हमारी पार्टी का आप नंबर दिखाते हैं तो उससे हम सहमत नहीं है। बिकॉज कल ही एक सर्वे आया था, उसमें हमारी पार्टी को 19 से 21 सीटें दिखाई जा रही हैं, और हमारे को जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है वो भी उसी तरह दर्शा रही है कि हमारी पार्टी ज्यादा स्कोर करने जा रही है। नहीं, मैं समझ सकती हूँ का भी थोड़ा और स्कोर बढ़ेगा। मैं समझ सकती हूँ आपकी मुश्किल। आप सिरे से तो इस ओपिनियन पोल को खारिज कर नहीं सकते, क्योंकि एनडीए तो बहुमत के साथ सत्ता में आ रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, जब अपने पर बात आई तो नहीं, आपकी हलक के नीचे नहीं उतर रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर सभी ठीकरा कहीं ना कहीं मेट्राइज के नंबर्स पर फोड़ है ना। डायरेक्टर है सर हमारे साथ मेट्राइज के, मनोज सिंह जी, जरा उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। मनोज जी आइए, डिफेंड कीजिए इन नंबर्स को। जी, नंबर का देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जिस तरीके से माहौल पिछले 2 महीने में चेंजेज हुआ और नीतीश कुमार की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, पहले हम लोगों ने जब पहला सर्वे लेकर आया था 3 महीने पहले, तो उनकी पॉपुलैरिटी 31 से 32% दिया जा रहा था कि उनके चेहरे के ऊपर लोग वोट देंगे, लेकिन आज 44 और 46% तक उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार फिर वापस आते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात है कि जो महिलाएं बीजेपी और जेडीयू की जो दोनों बेस वोटर इनकी रही हुई हैं, और 10,000 का उसमें कमाल भी है, 44-45% महिलाएं कह रही हैं कि नहीं भाई मैं उनके साथ ही हूं और नीतीश के साथ हूं। तो ये सारी चीज़ें बनाकर, और जिस तरीके से बीजेपी का प्रचार है जंगल राज का, तो लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि भाई पीछे सरकार जो लालू की थी तो कितना खतरनाक थी। जिस तरह से हम लोगों ने पूर्णिया में बैठे हुए थे कि काफ़ी अच्छे फैमिली के यहाँ बैठे हुए थे, तो उनका कहना था कि किसी भी स्थिति में आरजेडी नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम लोग यहाँ से बिजनेस को समेटकर बाहर ले जाएंगे। जिस तरीके से पलायन की बात की जा रही थी, लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा पलायन यदि बिहार में होगा तो आरजेडी को वापस, जंगल राज वाला मुद्दा काम कर गया है एनडीए के फेवर में, आप ये कह रहे हैं? और तेजस्वी वापस से आए हैं, इस कारण उन्होंने रोजगार की बात की है। लेकिन आप देखिएगा, मैंने डाटा दिया उसमें 48% लोग कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है सर, मैं जरा सा राजीव रंजन जी के पास अब दर्शकों को लेकर चलूंगी। लेकिन राजीव जी, मेरे मन में इस आंकड़े को देखकर और अभी तक के विश्लेषण को देखकर एक सवाल आता है कि अगर नीतीश कुमार और वो सीएम की पसंद के तौर पर 46% के साथ सबसे आगे खड़े हुए हैं, जिस बात का जिक्र यहां पर मनोज जी कर रहे हैं जो मैट्राइज के डायरेक्टर हैं कि साहब जो महिलाएं हैं वो मजबूती से नीतीश की वजह से एनडीए के साथ हैं, तो फिर सर ऐसा क्यों हो रहा है कि एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तो बीजेपी, और बीजेपी जेडीयू से कई आगे नजर आ रही है, जेडीयू दूसरे नंबर पर सिमटती हुई नजर आ रही है। स्ट्राइक रेट के मामले में बीजेपी से तो पिछड़ गई जेडीयू। देखिए, मैंने आपको क्या कहा जी, ये जो भी सर्वेज हैं, अलग अलग सर्वेज के अलग अलग रुझान, अलग अलग उनके निष्कर्षों की व्याख्या हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, हाल के दिनों में जितने भी ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं, एक बड़ी बढ़त, एक निर्णायक बढ़त एनडीए के पक्ष में दिखती है। नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, या हम कहें कि जो पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक वो पुराने दौर में उनकी वापसी दिखती है। उससे ये संकेत बिल्कुल साफ है कि हम काफ़ी मजबूत, हो सकता है 2010 के नतीजों के आसपास होगी। और जहाँ तक जो एनडीए के
घटक 2010 के नतीजों के हिसाब से सर जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी थी। 2010 के नतीजे मतलब जेडीयू का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 2010 के नतीजे मतलब जेडीयू ने 115 सीटें जीती थी और बीजेपी 91 सीटों पर थी, जेडीयू के मुकाबले बहुत पीछे। लेकिन अभी जो तस्वीर ओपिनियन पोल के आंकड़े में आ रही है वो बिल्कुल उससे उलट आ रही है। एनडीए सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी अपने आप को स्थापित कर रही है बिहार की चुनावी राजनीति में। राजीव जी, मैं आऊंगी आपके पास। इस बीच एक और नंबर है वो दिखाना जरूरी हो जाता है, सीएम के तौर पर पहली पसंद कौन। और यह नंबर जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अब तो देखिए दोनों ही तरफ से चेहरे सामने रख दिए गए और एक सवाल बार बार यह भी पूछा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुद्दा पीछे छूट जाएगा और चेहरे के इर्द गिर्द चुनाव सिमट जाएगा। और ऐसे में सीएम के तौर पर पहली पसंद के तौर पर नीतीश कुमार के आसपास भी कोई नजर नहीं आता है। 46% लोगों की पसंद नीतीश कुमार। दूसरे नंबर पर डिस्टेंट सेकंड जिसको कहा जाएगा वो तेजस्वी यादव जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मुकाबले लोकप्रियता के मामले में बहुत पीछे हैं। 15% लोग ही तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री देखना पसंद करते हैं। तीसरे नंबर पर चिराग पासवान है 8% लोगों की पसंद के तौर पर, और प्रशांत किशोर भी देखिए तीसरे नंबर पर 8% लोगों की पसंद के तौर पर जरूर है, पर उनकी पार्टी कोई कमाल कर नहीं पा रही है। और इस लिस्ट में जो एक और नाम है वो सम्राट चौधरी का है। 4% लोगों की पसंद सम्राट चौधरी भी बतौर मुख्यमंत्री के यहां पर नजर आ रहे हैं। हम जरा जल्दी से एक कमेंट लेंगे, मेरी सहयोगी मेघा हमारे साथ मौजूद है। मेघा, ये नंबर क्या कह रहा है? देखिए, ये जो नंबर अभी तो सिर्फ मैट्रिक्स के नंबर्स हमने दिखाए हैं और 2 और ओपिनियन पोल्स के नंबर्स आने बाकी हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं इस बिना पे बताऊंगी रुमाना, क्योंकि 10 दिन जो मैंने अभी बताया है बिहार में और लोगों से जाकर बात करी, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र गई, मैं ग्राउंड रिपोर्ट्स करके आई हूँ, तो एक बात समझ में आती है कि बीजेपी को एज ज़रूर है, बीजेपी अलायंस को, पूरी एनडीए अलायंस को एज ज़रूर है। एज क्यों है? 2 चीज़ें हैं। एज हो, देखिए इन कंपैरिजन भी एज होता है। इन कंपैरिजन एज जब मैं कहती हूँ तो उसका ये मतलब है कि मेरे जनरेशन के लोग जो बिहार में पैदा हुए, बड़े हुए, स्कूलिंग वहीं करी, मेरे एज ग्रुप के लोग भी इस बात को मानते हैं कि किसी भी हाल से लालू प्रसाद या उस समय का दौर जहां हमने वायलेंस हम सब ने देखा है, बिहार में बड़े होते हुए वायलेंस स्कूल के पास, घरों के पास, हर जगह देखा, वो जो डर है एक है ना, वो मेरे जनरेशन के लोगों से तो उनके दिलो दिमाग से बाहर नहीं गई है। और आप ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती हुई ज़मीन पे देखते हैं जब लोग बात करते हैं कि अगर लालू जी के बेटे को वोट दिया जाए, तेजस्वी को वोट दिया जाए, तो वही समय वो दौर वापस आ जाएगा। वो डर है अभी। तो इन कंपैरिजन आप देखिए, एक वो डर है, दूसरी तरफ एक भरोसा उन लोगों को, थोड़ा सा नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर, नीतीश जी के चेहरे पर भरोसा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रोचक बात जो मैंने इस बार नोटिस करी रुमाना, ये थी कि जो आप भी वो फैक्टर बता रही हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी 18-19 साल की दिखनी चाहिए थी, वो जमीन पे इसलिए नहीं इस बार दिख रही है क्योंकि लोग, अब आप नॉर्मल लोग से जाके बात करेंगे और वो आपको बताएंगे कि पुल भी बना है, रोड भी बना है, व्यापार भी चल रहा है, पैसे भी कमा रहे हैं, चीज़ें ठीक हैं। तो वो जो एक गुस्सा और रोष जो हम देखे थे पिछली बार 5 साल पहले जब चुनाव हो रहे थे नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट, उस वक्त गुस्सा था और तेजस्वी की ग्राफ बिल्कुल ऊपर जाती हुई दिख रही थी कि बस अब यही अगला मुख्यमंत्री बिहार का बनने वाला है। वो पूरा माहौल इस बार उल्टा है। नीतीश जी अभी भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो गुस्सा नहीं है लोगों में। क्या वो सिंपैथी फैक्टर है? क्योंकि देखिए कितने तरह तरह की वीडियोस नीतीश जी के बाहर आई हैं, लेकिन वो सिंपैथी फैक्टर के बारे में कोई बात नहीं करता। बात ये कहता है कि विकास हुआ है, ठीक है, सब ठीक है। और तेजस्वी की जो ग्राफ पिछले बार हम लोग ने देखी थी, जिस तरह की हुजूम आती थी उसे देखने के लिए, जो कि फाइनली वोट्स में टू एन एक्सटेंट ऑफ कोर्स कन्वर्ट हुई थी क्योंकि वो बड़ी पार्टी बन के उभरे थे, इस बार वो भी नहीं दिख रही है। तो एक जो माहौल बन रहा है, बिल्कुल आदेश को लेकर आते हैं इस चर्चा में। तो मतलब आदेश, वो जो नैरेटिव कहा जा रहा था कि देखिए कौन बाजी मारेगा नैरेटिव बनाने में, एक तरफ से एनडीए जो आकर जंगल राज की याद लोगों को दिला रहा था और साथ ही वो अपने विकास के कार्य गिनाए जा रहा था, दूसरी तरफ से तेजस्वी यादव जिन्होंने कमान संभाली हुई थी और वो बार बार बेरोजगारी और फिर वो रोजगार की गारंटी, मतलब नैरेटिव सेट करने में यहां पर बाजी मारी है एनडीए ने और उसी का ये फायदा जो एनडीए को मिल रहा है और बेरोजगारी वाला मुद्दा हवा हवाई साबित हो रहा है। देखिए रोमाना, अभी ये ओपिनियन है एक सर्वे कंपनी का, उन्होंने कहा है कि इतना नंबर एनडीए को जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जैसे चुनाव पास आएगा आप देखेंगे कि ये नंबर घट जाएगा। आप देखिए कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव था वो महागठबंधन सिर्फ 12,000 वोट के डिफरेंस से हारा था और तब
एलजेपी जो रामविलास पासवान है वो अलग थे इनसे। और अब की बार आप देखिए कि राहुल गांधी ने जो परसों जो डुबकी लगाई है, दरअसल वो मछली नहीं पकड़ रहे थे, वो वोट पकड़ रहे थे। वो वोट किसकी थी? वो वोट थी निषाद की, वो वोट थी मल्ला की। और जो डिप्टी सीएम बनाया मुकेश सहनी को, मुझे लगता है कि उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और अगर मैं सिर्फ मल्ला वोट ही देखूं तो लगभग 2.6% के आसपास वो बैठता है, और निषाद जोड़ दो तो 4.6 हो जाता है। तो इसको भी आप डिस्काउंट नहीं इसको आप नकार नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि ठीक है, नंबर है, एक कंपनी ने अपना सर्वे किया है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आता है। इसके और भी बहुत सारे कारण। आपने कहा कि नौकरी वाला मुद्दा क्या डिस्कार्ड हो गया? नहीं हुआ है अभी, क्योंकि अभी हमारे पास फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं है। तेजस्वी यादव ने सोच समझ के पिछली बार की तरह एक युवा वर्ग है उसको टारगेट किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ बड़ा जो इशू है वो बेरोजगारी का है। लेकिन इस नंबर पे मैं एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फाइट है काफी नजदीक है। मतलब मैट्राइज वाला अगर आंकड़ा देखें हम तो यहाँ तो वोट शेयर जो है वो बिल्कुल एक अलग कहानी बता रहा है। वो बता रहा है कि एनडीए के खाते में 49% वोट शेयर चला जाएगा। एक बात और, अगर इतने पॉपुलर नीतीश कुमार जी हैं और बीजेपी तो अपने सर्वे खुद से कराती है, तो क्यों नहीं घोषित करते कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? क्यों नहीं कह देते साफ एक बार में? एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने या गृह मंत्री जी ने एक बार भी ये विराम लगाने की कोशिश की गई है ना बीजेपी की तरफ से। वो बार बार कहते हैं, सम्राट चौधरी आए हैं खुलकर उन्होंने कहा है कि नीतीश ही होंगे सीएम। नहीं, उनके कहने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो पहली सभा की उसमें 28 बार ये कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी 45 मिनट के भाषण में। एक बार भी क्या प्रधानमंत्री जी ने या गृह मंत्री जी ने ये कहा है? उन्होंने कहा कि नई विधायक दल की बैठक में फैसला होगा। तो आप इतने पॉपुलर नीतीश कुमार हैं तो क्यों नहीं कहा जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे? क्योंकि बीजेपी इशारा कर रही है कि ठीक है एनडीए को बम्पर जीत, नीतीश लोकप्रिय हैं, लेकिन बावजूद इसके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर और जेडीयू से कई ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं। क्या इसका कोई इंटरनल पोर बीजेपी के पास है क्या, कि इस तरीके की कोई भविष्यवाणी अभी या आश्वासन बीजेपी के जो आला नेतृत्व है उसकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है? इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम। मैट्राइज की बात कर ली है, अब अगली एजेंसी जिसका नंबर मैं आपको दिखाने जा रही हूं, और ये पोलस्ट्रैट एजेंसी है जिसके नंबर्स अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाली हूं। कुल 243 बिहार विधानसभा की सीटें, और लीजिए 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए को बहुमत पोलस्ट्रैट भी दे रहा है। 133 से 143 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। महागठबंधन 93 से 102, जनसुराज वही 1 से 3 के आसपास सिमटता हुआ, एआईएमआईएम भी वही 2 से 3 के आसपास सिमटती हुई, अन्य के खाते में 0 से 2। लेकिन मैट्राइज के मुकाबले यहां पर एनडीए और महागठबंधन के बीच फासला जरूर कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो यह आंकड़ा पोलस्ट्रैट का आंकड़ा, पोलस्ट्रैट पीपल्स इनसाइट, और पोलस्ट्रैट पीपल्स इनसाइट के हिसाब से भी बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार की वापसी होने जा रही है। ओपिनियन पोल का यह आंकड़ा है। 2 सर्वे एजेंसीज के नंबर मैं अब तक आपको दिखा चुकी हूं, मैट्राइज भी और पोलस्ट्रैट भी, दोनों एजेंसीज बिहार में अब की बार फिर से नीतीश सरकार इसी के संकेत दे रही हैं। और ऐसे में अब जरा ब्रेकअप आपको दिखाते चलते हैं। ये जो 133 से 143 एनडीए को सीटें मिल रही हैं, इसका ब्रेकअप कैसे सामने आ रहा है आपके सामने है। इस पे बीजेपी के खाते में 70 से 72 सीटें जाएंगी, जेडीयू 53 से 56, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है 0 से 2 सीटें। यहां एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो ये नंबर यहां पर अपने आप में बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात गौर करने वाली ये कि इस आंकड़े में भी जेडीयू के मुकाबले बीजेपी आगे और काफी आगे। उसी तरीके का एक फासला बीजेपी और जेडीयू के बीच जिस तरीके का मैट्राइज वाले सर्वे में देखने के लिए मिला था, यहां पर भी सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी ही अपनी धमक दिखा रही है। ओपिनियन पोल का यह आंकड़ा है, मैं फिर से आपको बता दूं। और पोलस्ट्रैट के आंकड़े में महागठबंधन की जो सीटों का ब्रेकअप है वो भी अब आप देख लीजिए। महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़े दल के तौर पर 69 से 72 सीटें हासिल करेगी, और बढ़िया स्ट्राइक रेट यहां पर आरजेडी का नजर आ रहा है। 69 से 72 सीटों के साथ आरजेडी सबसे आगे, कांग्रेस फिर से कमजोर कड़ी साबित होती हुई महागठबंधन में 2020 की तरह। और बिल्कुल मैट्राइज में भी इसी तरीके से कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित हो रही थी। एक बार फिर ये जो पोलस्ट्रैट का नंबर है ओपिनियन पोल का, इसमें भी कांग्रेस कमजोर कड़ी 10 से 13 सीटों पर सिमटती हुई। लेफ्ट पार्टियां 14 से 15 सीटें हासिल कर सकती हैं, मुकेश सहनी के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं।
और जो आईएपी पार्टी है उसके खाते में भी 0 से 1 सीट जा सकती है। अब आ जाइए वोट शेयर पर, और वोट शेयर क्या कहता है, तो पोलस्ट्रैट का वोट शेयर आपके सामने। पोलस्ट्रैट के मुताबिक एनडीए के खाते में 45% वोट शेयर जा सकता है, महागठबंधन के खाते में 39% वोट शेयर, अन्य के खाते में 16% वोट शेयर। तो कुल मिलाकर यह बड़ा आंकड़ा है, और इस आंकड़े के हिसाब से 2020 के मुकाबले एनडीए की बल्ले बल्ले। 2020 में भी एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा हासिल किया था, 122 जादुई आंकड़ा, एनडीए के खाते में 125 सीटें गई थी, लेकिन तब वोट शेयर के मामले में बेहद करीबी मामला था। लेकिन इस बार एनडीए महागठबंधन से कई गुना आगे नजर आ रहा है वोट शेयर के मामले में, और कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह, आदेश आपसे शुरुआत करूंगी, वो जिस तरीके से जातिगत समीकरण और चिराग पासवान को साथ ले लेना, उसी का ये फायदा यहां पर एनडीए को नजर आ रहा है। पिछली बार 37% के आसपास वोट शेयर, और इस बार बढ़कर एनडीए का वोट शेयर 45%, पिछला वाला ओपिनियन पोल 49% पर पहुंचा रहा था। देखिए, पिछले वाले से इसमें ज्यादा संख्या मिली है महागठबंधन को, हाँ, कंपैरिजन के तौर पे बिल्कुल गैप कम हुआ है, मैंने कहा यही बात मैं कह रहा था, हाँ, कि अभी के ओपिनियन पोल है, फर्स्ट फेज की वोटिंग परसों को होगी, उसके बाद सेकंड फेज आएगा, तो इतनी इसका सैंपल साइज क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बड़ा क्लोज इलेक्शन है, सीट वाइज इलेक्शन है, हर सीट के जातिगत समीकरण अलग है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो पैन बिहार में आपको मिल जाएगा कि हाँ पूरे बिहार में एक ही मुद्दे पे, बेरोजगारी पे या एंटी इनकम्बेंसी पे, किस पे चुनाव हो रहा हो, कोई ऐसा मुद्दा दोनों तरफ से नहीं है। ठीक है, हर सीट पे जातिगत समीकरण के हिसाब से। तो मेघा जाति जीत तय कर रही है, जाति है कि जाति नहीं? बिहार के संदर्भ में बार बार हम ये बात कहते हैं, जाति है कि जाति नहीं, तो जाति ही जीत तय कर रही है। बिल्कुल नहीं जाती। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जाति पर तो वोट पड़ती है, आज भी पड़ती है, और इस बार भी पड़ेगी। तो ये सोचना कि हम विकास करेंगे या कुछ और मुद्दे उठाएंगे उससे कुछ मैटर बदल जाएगा, शायद ऐसा नहीं होगा। कास्ट सबसे प्राइमरी रीजन कास्ट है, उसके बाद सेकेंडरी रीजन में आप डेवलपमेंट विकास ला सकते हैं, अन्य चीज ला सकते हैं, लेकिन मुख्य रीजन जाति होगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, 70 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं बिहार में, 70 से ज्यादा, एक्चुअली 78 के आसपास ऐसी सीटें हैं बिहार में जहां ये कास्ट, ये जो जाति समीकरण है ना, वो काम नहीं आता है रुमाना। और मैं आपको मतलब वहां की जो स्टैट्स है मैं उसके हिसाब से आपको बात बता रही हूँ। 78 ऐसी सीट्स है जहां जाति नहीं बल्कि धर्म, हिंदू मुस्लिम के हिसाब से इलेक्शन डिसाइड होता है। ये आप अगर आप पढ़ेंगी या ट्रेडिशनली ये सारे जो देखेंगी किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग होती है इन सारे 78 सीट्स में, तो आप समझेंगी कि यहाँ जाति की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ जाति से ऊपर उठकर लोग धर्म के नाम पर वोट देते हैं, या तो हिंदू या मुसलमान। वो 78 सीट, वो 78 सीट्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं इस बार भी रोमाना। और ये सीमांचल का पूरा एरिया जहाँ और भले ही मुस्लिम उम्मीदवार करीब 30 से 34 के करीब ही उतारे गए। और उसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ, नॉर्थ बिहार में, उत्तर बिहार में हर एक जिले में कुछ 4-5 ऐसी सीट्स हैं जहां पर ये खेल होता है। तो जब आप जाति के सवाल पूछती हैं तो जाति ऑफ कोर्स प्राइमरी रीजन है, लेकिन उसके अलावा ऐसी एक बहुत बड़ा नंबर है 78 जहां पर जाति काम नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजों को देखिए, कॉम्प्लिकेटेड बिहार का। ठीक है, आरजेडी के प्रवक्ता उत्पल बल्लभ का हम जरा रुक कर लेते हैं। उत्पल जी, थोड़ा सा चैन की सांस ली आपने, क्योंकि जो फासला पिछले वाले इस सर्वे में था वो कुछ घटता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, और अभी एक सर्वे के नंबर दिखाना अभी बाकी है। उत्पल जी, नहीं देखिए, जरा धैर्य से सुनिएगा और समय दीजिएगा रोमाना जी। जिस तरह से आप सबको समय दिए हैं, सिर्फ उतना ही, ज़्यादा समय नहीं मांगूंगा मैं आपसे। आप पिछले बार भी जो आंकड़ा दिखाई है उसके हिसाब से अभी कुछ विश्लेषक कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बढ़ी है। आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी 115 सीट 2010 में लाए। अब जब एक और कह रहे हैं राजीव रंजन जी कि हम 10 वाले परफॉर्मेंस को करेंगे, जब लड़ ही रहे हैं 100 सीट पे तो 110 पर कैसे ही जीत जाएंगे? ये सब समझ में नहीं आता है कौन गणित है। ये तो प्रधानमंत्री जी जो गणित समझाते हैं A+B² में एक्स्ट्रा 2AB, वो वाला फॉर्मूला पर ही सब होगा। ऐसे संभव नहीं है कि 100 सीट पे लड़ने वाले 115 सीट जीत जाए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आप लगातार देखेंगे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो नीतीश जी की अपनी पार्टी उनके चेहरा पे लड़ते हैं, और आप आरोप लगाते हैं या भाजपा पे लगाते हैं या महागठबंधन पे लगाते हैं कि अब तेजस्वी जी नीतीश जी के चेहरे पे ले आए। अब जब नीतीश जी तेजस्वी जी के चेहरे पे अपनी पार्टी का विधायक बढ़ा लेते हैं और उनकी खुद की पार्टी नहीं बढ़ती है, उनकी खुद की पार्टी का विधायक की संख्या घट जाती है, तो ये सब जो तर्क दे रहे हैं ये संभव नहीं है।
नहीं है। 2020 में तो नीतीश कुमार तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हमारी पार्टी बिहार की, नहीं गठबंधन की नहीं, पूरे बिहार की पार्टियों में सबसे ज्यादा विधायक हमारे थे। अब वोट शेयर की बात करते हैं तो पार्टी की इंडिविजुअल अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वोट शेयर हमारी पार्टी की थी। रही बात महागठबंधन के वोट शेयर तो दशमलव का अंतर था, कोई सिंगल डिजिट में नहीं था, पूर्णांक में नहीं अंतर था, मैं कह रहा हूं कि दशमलव में अंतर था। तो ये इतिहास है। और मैं बता दूं आपको कि लोकप्रियता की बात कर रहे थे आप, इनकी लोकप्रियता के आधार पे तो इनका जो डिक्लाइन का आंकड़ा है कि 2015 से 73 और 73 के बाद 43, और ये गणित अगर ऐसे ही डिक्लाइन करते रहे तो 20-25 सीट से ज्यादा ही लाने वाले नहीं। और यही ग्राउंड पर हकीकत है, हम लोग भी बिहार में घूमते हैं, बिहार में जाते हैं और सभी जगहों पे जाते हैं। आज आप नोट कर लीजिए 25 सीट से ज्यादा ही नहीं लाने वाले हैं। एक और बात मैं रोमाना जी करता हूं, बिहार के नौजवान नौकरी पे वोटिंग करेंगी, शिक्षा पे आप बताइए कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बिहार में बच्चे जन्मे हैं वो 86% मैट्रिक नहीं पास कर सके हैं। अब 86% वो सिर्फ मुसलमान के बच्चे नहीं होंगे, हिंदू मुसलमान पे वोटिंग नहीं होना है, रोजी पे होना है, शिक्षा पे होना है, रोजगार पे होना है, दवाई पे होना है, पढ़ाई पे होना है, सिंचाई पे होना है, जो जरूरी बुनियादी सुविधा है, जरूरत है, उस पे ये वोटिंग होना है। मैं आती हूँ सर, मैं आती हूँ। अभी मैं सबका आकलन भी ले लूंगी कि आखिरकार वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है आपको जिस पर वोट पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले राजीव जी उत्पल जी ने बात तो बिल्कुल देखिए 16 ने सच कही है कि साहब सपने देख रहे हैं 2010 वाले और सीटें 101 है जिस पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये दूर के ढोल सुहाने हैं सर। और बार बार एक चीज जो उभर कर आ रही है सर इन संकेतों में जो ओपिनियन पोल के आंकड़े से मिल रहा है कि जैसे जैसे एनडीए का ग्राफ नीचे जा रहा है वैसे वैसे जेडीयू का प्रदर्शन और खराब होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों राजीव जी? बीजेपी के मुकाबले जेडीयू पिछड़ रही है सर परफॉर्मेंस में। जी मैंने आपको कहा नहीं, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, इतना सामान्य ज्ञान तो मैं आरजेडी को सुन रहा था और मुझे हैरानी होती है इतने विद्वान प्रवक्ता आखिर कहाँ से आ गए हैं। इतना ज्ञान तो हम लोगों को भी है कि हम लोग 101 सीटें लड़े तो 115 कहाँ लाएंगे। मैंने अपनी पार्टी का प्रदर्शन नहीं कहा था, मैंने कहा था एनडीए 2010 के प्रदर्शन से बेहतर कर सकती है, उसके आसपास रह सकती है, मैंने ये कहा था। और ये हालात वही हैं, हम लोग उधर ही जा रहे हैं। और लोकप्रियता का पैमाना तो जनादेश है। लोकसभा चुनाव में करारी पटकनी आरजेडी को हम लोगों ने दी है, 75% का स्ट्राइक रेट है हमारा, और हम लोगों ने 40 सीटों में 30 सीटें जीती और उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव हुए। जो लोग 2020 से आगे नहीं बढ़ पाते हैं उनको 2024 और उसके बाद के विधानसभा के उपचुनाव भी देखने चाहिए, जहां 100% का स्ट्राइक रेट हमारा विधानसभा के उपचुनाव में रहा और वहां आरजेडी और कांग्रेस को पूरी तरह से हम लोगों ने समेट दिया। अब देखिए, आदेश रावल जी ने कहा, अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री जी ने सीएम चेहरे को लेकर के कुछ नहीं कहा और लोगों के कहने से नहीं होगा। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को आप लंबे समय से कवर कर रहे हैं, जो लोग भी, उनको पता है कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी की नेता की ये हैसियत नहीं है कि पार्टी के आधिकारिक लाइन के बाहर जाकर के वो कहे अगर अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पसंद या नीतीश कुमार जी के चेहरे पर सहमति नहीं होगी, और इस बात को केशव प्रसाद मौर्य अगर कह रहे हो या सम्राट चौधरी कह रहे हो या बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा सम्मेलनों में एनडीए के सभी नेता 2025 फिर से नीतीश का जो आधिकारिक नारा का उद्घोष कर रहे हो, ये ऐसे नहीं होता है रोमाना जी। ठीक है, ये तय है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, ठीक है सर, हैं और आगे भी रहे। मैं प्रीति शेखर का रुख कर रही हूँ, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति जी, लेकिन अभी तक देखिए 2 अलग अलग ओपिनियन पोल के आंकड़े आप देख चुकी हैं और दोनों में नजर आ रहा है एनडीए कितनी कंफर्टेबल पोजीशन में है। मुझे लगता है एक थैंक यू यहाँ पर वाजपेयी जी बैठे हुए हैं उनके लिए बनता है, क्योंकि ये जो विनिंग एज और विनिंग मार्जिन जो बढ़ रहा है एनडीए का, ये चिराग पासवान की पार्टी की वजह से। वाजपेयी जी के लिए थैंक यू बोलना चाहेंगे आप? रोमाना जी, ये एनडीए का बिहार में संयुक्त प्रयास है और हमारे पास नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, हमारे एनडीए के नेता, चाहे मांझी जी हो, कुशवाहा जी हो, चाहे फिर चिराग पासवान जी हो, सबका कॉमन इफर्ट है और इन सबों में दम भी है और दमखम से हम चुनाव भी लड़ रहे हैं।
और आज जो यह पूरा परिणाम जो सामने ओपिनियन पोल के रूप में सामने आ रहा है, उसमें एक बात बिल्कुल सत्यता के साथ सामने आ रही है कि सभी जगह चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलता है, लेकिन ये बिहार चुनाव है जहां पर आज भी लोगों को एनडीए पर भरोसा है, एनडीए के नेताओं पर भरोसा है और आज भी सबों का स्नेह, सम्मान, प्यार, समर्पण और अपना वोट के रूप में आशीर्वाद एनडीए के ऊपर आज भी बनता हुआ दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। और वो इसलिए है क्योंकि लंबे समय में रोमाना जी, हमारे चाहे मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार में बहुआयामी काम किए हैं और उनके ही प्रयास से आज चाहे नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी तो 2020 में भी थी ना, 2020 में भी थी। लेकिन सवाल तो मेरा, वाजपेयी जी को ले आइए जरा स्क्रीन पर। वाजपेयी जी, वो राजनीति भी कहते हैं ना कि एक और एक सिर्फ दो नहीं होता है, और एक और एक कई बार 11 बन जाता है। और ये चिराग पासवान का एनडीए में आना और पिछली बार 2020 में चिराग पासवान का एनडीए से बाहर जाकर अलग से चुनाव लड़ना, ये सारा समीकरण उसी की वजह से बदलता, बनता, एनडीए के लिए बिगड़ता, महागठबंधन के लिए नजर आ रहा है क्या? वाजपेयी जी, आपका असेसमेंट। तो ये तो हमारे लिए खुशी का कारण है कि हमारे नेता की वजह से अगर आपका आकलन ये कहता है कि वोट बढ़ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात ये भी तय है साथी कि तो हम लोगों ने बोल नहीं पा रहा है ये बात शुरू कर दिया था वो कि तो मोदी और 2025 नीतीश तक ही सिमटे हुए हैं, चिराग पासवान का नाम ही लेने को राजी नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए, मैंने तो मौका दिया था कि अच्छा है, साथी है, एक दूसरे से अच्छे रिश्ते बन जाएं। देखिए, ऐसा है, हम मई जून से ही लगातार पांचों पार्टियों के नेता बाकायदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके मीटिंगें करते थे बिहार में, और उस वक्त ये कहा करते थे कि 2025, 225 और फिर से नीतीश। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कराने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो लगता नहीं है कि कामयाब हो पाएगी। और हम लोग शुरू से ये भी विश्वास हमारा है कि जो हमने काम किया है, जो जंगल राज से तुलना करो तो हमारा काम 90 गुना ज़्यादा बढ़िया होगा, ये उसी का नतीजा आने वाला है। लेकिन अब तीसरा जो आप ओपिनियन पोल दिखाएंगे, हो सकता है हमारी सीटें और बढ़ जाए। बिल्कुल, तीसरे ओपिनियन पोल के नंबर्स का थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। और ये 2025, 225 ये कहकर अपने ही गठबंधन को आप घेरते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो पहला ओपिनियन पोल का नंबर था उसके मुकाबले दूसरे ओपिनियन पोल के नंबर में तो एनडीए के नंबर घट रहे हैं। तो ये मामला अगर ढलान की तरफ है तो फिर क्या होगा 2025 एनडीए 225 का? कहीं ये मामला उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? वाजपेयी जी, इंतजार कीजिए, तीसरा ओपिनियन पोल और उसका नंबर आना अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। एक और ओपिनियन पोल का मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको लेकर चलेंगे जनसुराज की तरफ से कुमार सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत किशोर कोई कमाल नहीं कर पा रहे अभी तक, 2 ओपिनियन पोल और दोनों ओपिनियन पोल के आंकड़े यही संकेत, यही संदेश दे रहे हैं। कुमार सौरभ, सारी मेहनत पर पानी फिर गया? मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चुनाव के 36 घंटे पहले इसको विनम्रता के साथ ओपिनियन पोल नहीं, एटमॉस्फेयर पोल कहा जाए, इसलिए कि सर जो आप नाम तय करेंगे वो थोड़ी कहेंगे, जो नाम है वही कहेंगे। मैंने विनम्रता से अपनी बात कही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चेंज कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एटमॉस्फेयर पोल नहीं है तो क्या है? अच्छा देखिए, इसी पोल में साफ तौर पर दिख रहा है कि हनुमान जी, जामवंत जी और सुग्रीव जी ये निपट गए हैं। आप ही के पोल के अनुसार कोई 5 से नीचे है, किसी को 0 to 1 है, 0 to 2 है। अब आते हैं एक ओपिनियन पोल में यह भी कहीं और बताया गया, इस बार महिलाओं का वोट एक तरफा जा रहा है, 70% मोटा मोटी एनडीए को जा रहा है, यानी 3.5 करोड़ टोटल महिलाओं का वोट है, 10,000 इफेक्ट, 2.1 करोड़ वोट हुआ। अगर उसका 70% करते हैं तो 1.5 करोड़ लगभग वोट एनडीए को है। तो इस हिसाब से तो भैया इनको 40%, 45% नंबर आ गया, यानी 160 से 70 सीटें आ गई। देखिए, ये माहौल जो टीवी स्टूडियो में बैठकर बनाया जा रहा है और जमीन पर जो वास्तविकता है, उस दोनों में बहुत फर्क है। आप एक एक विधानसभा में प्रशांत किशोर जी और जनसुराज का जो रोड शो और ये रैली हो रहा है, जरा उसकी भी तस्वीर एक बार देख लीजिए। उसकी तस्वीर हम देखते भी हैं और उसकी तस्वीर दिखाते भी हैं, और साथ ही साथ कितने ऐसे उदाहरण भी हैं कि जहां पर लोग रैलियों में तो जमकर पहुंचते हैं, देखने के लिए लोग बहुत पहुंचते हैं, सुनने के लिए लोग बहुत पहुंचते हैं, लेकिन जब बात वोट देने की आती है तो फिर ये भी कहते सुनते लोगों को हम देखते हैं कि साहब
वोट खराब नहीं करेंगे। अभी और थोड़ा सा पकने की जरूरत है, अभी और थोड़ा सा इंतजार की जरूरत है। एक सेकंड, मनोज जी हमारे साथ मौजूद है, मनोज जी हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने सर्वे किया है और जरा उन्हीं से जान लेते हैं। यहाँ पर जनसुराज को शिकायत हो रही है, वो कह रहे हैं साहब इसका नाम आप ओपिनियन पोल नहीं एटमॉस्फेयर पोल रख लीजिए, आप तो माहौल बना रहे हैं, भीड़ देखिए आप कितनी आ रही है। मनोज, ये आरोप वो लगा सकते हैं कि चूंकि माहौल बनाने में वो पहले से अनुभवी हैं हम लोगों से ज़्यादा, तो उस चीज़ को हम लोग वो समझ रहे होंगे कि कैसे माहौल बना है। जहाँ तक बात है देखिए बिहार के लोगों का, ये मैं मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं कि 243 सीटों पे अपनी प्रशांत किशोर ने उपस्थिति दर्ज कराई है, लोगों के बीच गए और यही कारण है कि जो 8% 9% जो इनको वोट शेयर मिल रहा है ये मिल रहा है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि बिहार के 243 सीटों पे कोई एक सीट ऐसा नहीं है जहां पे ये प्रशांत किशोर बोले कि मैं इनको खड़ा कराता हूं और मेरे नाम पर जीत कराएं। ये भी सच्चाई है बिहार की। तो अभी चुनाव में आए हैं, लोगों को बांधने की कोशिश किया, उन्होंने अपने साथ लोगों को जोड़ा, लेकिन अभी इनका रिजल्ट आते हुए सरकार बनाने वाले में प्रशांत किशोर जी ने 4 बातें बोली थी जिसपे मैं अभी भी सहमत हूं। एक, उन्होंने बोला कि या तो मैं तो 10 सीट लाऊंगा या 150 सीट लेकर जाऊंगा, तो उन्होंने स्वीकार किया कि मैं 10 तक आ सकता हूं। दूसरा, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद नहीं रहेंगे, ये भी बात उन्होंने कहा, ये मैं भी मानता हूं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद नहीं हो। तीसरा, उन्होंने एक बात और बोला कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये मैं लिख कर देता हूं। तो ये 2-3 बातें हैं जो प्रशांत किशोर जी ने पूरी तरह से क्लियर कर चुका है कि चुनाव के बाद और पहले किस तरीके से बिहार की राजनीति जा रही है। तो रोमाना जी, दूसरी बात है कि आखिर जेडीयू को क्यों इतना गेन मिला। जिस तरीके से मैंने बताया ना कि बीजेपी और एनडीए दोनों का कोर वोटर जो है महिलाएं हैं, और आज बिहार में जब आप जाएंगे उनके बीच में बात करेंगी तो एक तरफा वो बताती हैं कि हमारे लिए नीतीश कुमार क्यों जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं अलीनगर का, जहां पे मैथिली ठाकुर खड़ी हैं। आप शहर के बीच में बैठेंगी, आप तो लोगों के उनके प्रति जब बात करेंगे तो लगेगा कि ये मैथिली कहीं से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन मैथिली को जिताने के लिए वहां की महिलाएं, मिथिलांचल की महिलाएं वो तत्पर हैं। और मुझसे पूछेगा तो मैं मैथिली की सीट को अभी खतरे में मान रहा हूं, लेकिन वहां के लोगों को कहना है कि चुनाव के दिन आप आइएगा और देखिएगा मैथिली माला पहन के वहां से निकलेंगे। तो इस तरीके से सीटों का बंटवारा अपने तरीके से, अब जैसे चुनाव बहुत लोकल है। एक चीज कही जाएगी बिहार के इस बार 2025 के चुनाव में, कहीं कोई ऐसी बड़ी लहर नहीं है, चुनाव एक तरफा नहीं है, चुनाव एक एक सीट पर लड़ा जा रहा है, चुनाव उम्मीदवारों के नाम पर। और आप कितना भी कह लीजिए, मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं, चुनाव में जाति है कि जाति नहीं, जाति ही जीत की कुंजी है। यह भी कई बार साबित हुआ है और बिहार में भी यह साबित होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए यह बिहार का चुनाव, जिसको बहुत से लोग कह रहे हैं कि बहुत रंगहीन है, बहुत से लोग कह रहे हैं बहुत स्वादहीन है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोई एक बड़ी लहर नहीं है, किसी की आंधी, किसी का तूफान नहीं है, तो फिर आखिरकार वो क्या फैक्टर है जिसको लेकर बिहार का वोटर निकलेगा और 6 नवंबर पहले चरण में, 11 नवंबर दूसरे चरण में वोट डालेगा और बिहार की नई सरकार तय करेगा। सबसे तेज नतीजे 14 नवंबर एबीपी न्यूज पर हमारे साथ देखेगा। और इस बीच तीसरा ओपिनियन पोल का नंबर मैं आपको दिखाने जा रही हूं। ये तीसरी सर्वे एजेंसी है और तीसरी सर्वे एजेंसी चाणक्य स्ट्रैटेजीज। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के मुकाबले एनडीए के खाते में 128 से 134 सीटें, महागठबंधन 102 से 108, अन्य के खाते में 5 से 9। कुल मिलाकर यहां पर भी बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पास जा रहा है, एनडीए ही सरकार बना रहा है। लेकिन पिछले 2 ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए का नंबर और घटता हुआ, महागठबंधन का नंबर और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के सर्वे में एनडीए को बहुमत का अनुमान, बहुमत का आंकड़ा बिहार में जादुई आंकड़ा 122 है। एनडीए को 128 से 134 सीटें मिल रही हैं, महागठबंधन 102 से 108 सीटें मिलने की संभावना चाणक्य स्ट्रैटेजीज के ओपिनियन पोल में जताई जा रही है। 5 से 9 सीट अन्य के खाते में जा सकती हैं। और अब जरा आपको ब्रेकअप भी दिखा दें हम, लेकिन उससे पहले जरा क्विक एक रिएक्शन लेंगे हम। प्रीति जी के पास लेकर चलते हैं पहले दर्शकों को। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति जी, ये खतरे की घंटी तो नहीं है? 1, 2, 3 और लगातार हर ओपिनियन पोल में एनडीए का नंबर कम और कम, डाउन, हालांकि तीनों में बहुमत का आंकड़ा कंफर्टेबली पार कर रही है एनडीए। प्रीति, तो रोमाना जी, ये ओपिनियन पोल का ब्लास्ट है जो विपक्षियों के घर में जाकर वो जो ना बॉम्ब अब फूटने वाला है, और शायद कहीं वे चुनावी मैदान से कहीं अपने आप को पीछे न ढकेल लें। और हमारे लिए तो बहुत उत्साहित करने वाला है। और पूरा एनडीए, यहाँ पर कोई एक पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है हमारी, बल्कि पूरा एनडीए एकजुट होकर नीतीश जी के चेहरे पर, उनके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जा रहा है और लोगों का विश्वास हमारे साथ है। और ये भरोसा
कोई एक दिनों का नहीं है, ठीक है। बल्कि लगातार 2005 से 2025 के चुनाव में जब हम आ रहे हैं तो इतने वर्षों का लंबा साथ है, हमारा समर्पण है, हमारा सुशासन है, महिलाओं के प्रति हमारे कार्य है, युवाओं का को देने वाला हमारा रोजगार है। ठीक है, और आज तो इसी के आधार नीतीश के नाम पर भरोसा आप कह रही है ना। उत्पल बल्लभ का रुख करेंगे, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीदवार के तौर पर सीएम के तेजस्वी यादव का नाम आगे बढ़ाना, तेजस्वी प्रण संकल्प पत्र को नाम देना कुछ काम ना आया। तेजस्वी के मुकाबले नीतीश भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल का आंकड़ा तो यही बता रहा है। उत्पल बल्लभ जी, देखिए, ये ओपिनियन पोल जो किए उसका क्या आधार है हमें नहीं पता है, लेकिन अगर कुछ सवाल ओपिनियन पोल पे करके अगर करेंगे तो इस बार का बिहार का जो चुनाव है वो शिक्षा पर होने वाला है। जो 86% लोग जो मैट्रिक नहीं पास किए हैं, जो उसके बाद रोजगार पे होना है, महंगाई पे होना है और भ्रष्टाचार पे होना है। उसके बाद मैं कह रहूँगा ये जो हत्या बलात्कार जो हो रहे हैं और सरकारी संरक्षण में जो आप देखेंगे बालिका जो है ना गृहकांड, जिसमें अनाथ बालिकाओं के साथ सरकारी संरक्षण में बलात्कार किया गया, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है हजारों लोगों के सामने चुनाव प्रचार के दौरान। ये सारे मुद्दे पे बिहार का चुनाव होना है और एग्जिट पोल करने वालों को जो ये पोल का रिजल्ट निकाले हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें बिहार के बारे में कोई आकलन नहीं है। जिस मैथिली ठाकुर की बात कर रहे थे, वो हम पूछ दीजिएगा तो विधानसभा का नामों नहीं बता पाएंगे, अगल बगल का 2 विधानसभा का। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं। तो इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह का जो अनमैच्योर जो एक्सपर्ट से जो आया है वो नहीं है। यहाँ के बिहार की जनता पूरी तरह से मैच्योर है, व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से थोड़ा सा बचिए सर। अपना आकलन रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छी चर्चा हो पाएगी। इस तरीके की व्यक्तिगत नहीं, मैं दावे के साथ कर रहा हूं। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है। मैं राजीव रंजन जी राजीव जी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव और हार जीत तय करने वाले सबसे बड़े फैक्टर आपको क्या लगता है क्या रहने वाले हैं? देखिए, विकास विकास विकास। बिहार की जनता जंगल राज के दौर में लौटना नहीं चाहती है। खून खराबा, गरस्ती, गोलियां, मुझे लगता है उस दौर में कोई भी जो भी उस खौफनाक मंजर को याद करता है लौटना नहीं चाहेगा। दूसरी तरफ विकास, संपन्नता, वैभव, रोजगार, नौकरियां, सशक्तिकरण, ये जो मंत्र है और ये जो रोड मैप है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का, ये 2010 की ओर मुझे ले जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है। और हमें विश्वास है एक अपराजय प्रचंड जनादेश एनडीए को मिलेगा, नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है। कुमार सौरभ, मतलब आपका पलायन का मुद्दा, आपका शिक्षा का मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं चला, इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? क्योंकि कमोबेश जो महागठबंधन है उसकी तरफ से भी यही सारे मुद्दे उठाए जा रहे थे, रेप्लिकेशन हो गया। देखिए ना रुमाना जी, कितना अच्छा लग रहा है अब हमको कि इसी ओपिनियन पोल में तीसरे तक आते आते ऑलमोस्ट लाइक फ्लोर पर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और बाकी लोगों को देखिए, उनकी बातें क्या होती थी 2020 के चुनाव में, और अब उनके लिए भी कैसे बाढ़, पलायन और अन्य जो हैं मुद्दे अब आ रहे हैं। दूसरा, राजीव जी का बात जरूर शुरू होता है विकास से, लेकिन वो घुसपैठिया, बटोगे तो कटोगे, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, सुलेमान, ये सारी चीजों पर फाइनली आ ही जाते हैं। और हम लोगों ने क्या कहा है? शिक्षा, रोजगार, पलायन, पूंजी का ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा और ये फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े आपने देखे जो बता रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार बिहार में बंपर सीटों के साथ आने को तैयार है एनडीए सरकार। हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल के आंकड़े थे और एग्जैक्ट नतीजों के लिए 14 नवंबर का आपको इंतजार करना होगा। उससे पहले 6 और 11 नवंबर 2 चरणों में बिहार में वोटिंग है। मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।